सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो हमारे केबल्स एंड वायर स्पेस है उसी से रिलेटेड जो अभी सेकंड कंपनी का रिजल्ट आया है पॉलीकैब इंडिया, इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे। तो अभी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में केईआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो और पॉलीकैब इंडिया तो ऑफकोर्स मार्केट लीडर है ही। तो जब आप देखते हैं ना, तो दोनों के जो नंबर्स अभी आए हैं वो अप्रॉक्सीमेट मतलब मोर और लेस ऑन द सिमिलर लाइन्स ही हैं, है ना। बट ठीक है, इस हम लोग ये कंपनी डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमें जो ओवरऑल जो सेक्टर है उसके बारे में एक आइडिया लग जाता है ना। तो जब हम पॉलीकैब या केईआई इंडस्ट्रीज को देखते हैं, तो इससे जो हमारी जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी वो डेल्टन केबल्स या फिर डायनामिक केबल्स, आर आर काबिल हो गया, या फिर जो आपकी पारामाउंट वाली कंपनी है, तो इन सभी चीज़ों के ये जो छोटी कंपनियां हैं इनमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, सिंस उनका बेस छोटा होता है। तो वहाँ पे जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। बट जो पूरी इंडस्ट्री का हम लोग अगर देखना है, तो हमको इन कंपनियों से काफ़ी अच्छा एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलीकैब इंडिया का डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं आपको इनके नंबर्स बताऊं, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस, तो आपको अराउंड वही 19% के आसपास, 18-19% के आसपास टॉप लाइन की ग्रोथ दिख रही है ना। और बट इनका जो है ना एबिटा मार्जिन है वो काफ़ी सॉलिड वे में एक्सपांड हुआ है, अराउंड 14-15% के आसपास पहुंच गया है ना। तो ये वाली चीज़ है। और अभी जब आप इनका देखते हो ना, 3 सेगमेंट्स हैं इनके, आपके जो केबल्स एंड वायर्स ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सेगमेंट है। जो सेकंड सेगमेंट है वो आपका इनका एफएमईजी वाला सेगमेंट है, एंड थर्ड सेगमेंट इज आपकी ये ईपीसी वाला सेगमेंट है ना। तो अब जो केबल्स एंड वायर वाला सेगमेंट है उससे इनका जो रेवेन्यू में आता है वो अराउंड 85%, मान लीजिए आप 85 से 90% के बीच में रहता है। अब वो अपने केबल्स एंड वायर्स को किसको किसको बेचते हैं, तो उसका एक सेगमेंट तो आपका B2B क्लाइंट्स को बेचते हैं, फिर आपका वो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के वायर जो रिटेल सेगमेंट को बेचते हैं। दैट इज द सेकंड थिंग। अब अगेन आपकी केबल्स एंड वायर है, इसमें ये लोग एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी एक्सपोर्ट करते हैं। अभी एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं, यूएस में इनका थोड़ा सा एक्सपोर्ट है, बाकी जो मिडिल ईस्ट वगैरह होगी वहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनका केबल्स एंड वायर्स वाला चीज है ना। अब केबल्स एंड वायर्स में अगर आप इनका ग्रोथ देखोगे ना, तो अराउंड 20% के ऊपर आया है। इफ यू कैन रिकॉल केईआई इंडस्ट्री का, उसका भी अराउंड 21 या 22% के आसपास आया था, है ना। और आप जो इनका दूसरा सेगमेंट है, जो एफएमईजी वाला सेगमेंट है, एफएमईजी का नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका ईयर ऑन ईयर 14% का ग्रोथ आया है ना। तो वो भी अच्छा है। और अनदर इंटरेस्टिंग चीज अबाउट द एफएमईजी सेगमेंट, कि ये जो सेगमेंट है इनका पिछले 2 या 3 क्वार्टर से वो पॉजिटिव हो गया है, मतलब पैट पे कंट्रीब्यूट करने लग गया है ना। तो उसके कारण जो है वो बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो रहा है। और वहाँ पे जो एबिटा लेवल्स है अभी, तो वो मान लीजिए आपका कम है क्योंकि छोटा बिजनेस है, जैसे जैसे उसकी स्केल अप होगी वहाँ पे मार्जिन और इंप्रूव होगा। तो अगेन दैट बिकम अ लुक्रेटिव सेगमेंट फॉर देम ऑल्सो, ऑल्दो उनका जो मार्जिन प्रोफाइल होता है वो आपका रिलेटिवली केबल्स एंड वायर स्पेस से कम होता है। दैट इज द सेकंड थिंग। अब एफएमईजी सेगमेंट कितना ओवरऑल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है इनके, तो वो अराउंड मान लीजिए 5 to 7% ऑफ देयर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एफएमईजी सेगमेंट। अब इसमें ये लोग बनाते क्या है एफएमईजी में, तो अभी इससे आप देख रहे हैं ना हमारे पूरे इंडिया में जो ये जो आपकी जो फैंस वगैरह हो गई, स्विचेस होते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं ये लोग एफएमईजी सेगमेंट के अंदर। और इसके अलावा अभी जैसे पूरे जो इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे सोलर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो सब बनाते हैं यहाँ लोग, यहाँ पे ये कंपनी। एंड अगेन दे आर सेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट टेलमेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर। सो दिस वाज अबाउट देयर एफएमईजी सेगमेंट। अब हम लोग आते हैं थर्ड सेगमेंट पे, जो कि इनका ईपीसी वाला सेगमेंट है। फर्स्ट, ईपीसी इनके ओवरऑल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज अगेन 5% के आसपास है। ओके, अब जब आप ईपीसी सेगमेंट देखते हो ना इनका, एक तो ठीक है, मान लिया कि मैंने छोटा कंट्रीब्यूशन है उसका ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंट में, तो बट जब आप ईपीसी के नंबर्स देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में भी वो नंबर्स कम हुए हैं, ठीक है। तो इसको देख के हमें कंसर्न नहीं होना है। रादर जब आप कोई ईपीसी प्रोग्राम करते हो, फर्स्ट आप ईपीसी में ये कंपनी किस तरह की चीज़ें करती है, तो एक ये जो है ना आरडीएसएस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इंडिया का, मतलब जितनी भी डिस्कॉम्स है उसको रिवैम्प करना, उसकी जो लॉसेस वगैरह होते हैं उसको कम करना होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स है। तो वहाँ पे ये जो कंपनी है B2B सेगमेंट में बेसिकली आपके ये केबल्स एंड वायर और बाकी कुछ काम करते हैं। सिमिलरली जो आपकी ये भारत नेट वाला प्रोजेक्ट है ना, जिससे ये जो ऑप्टिक फाइबर्स पूरे बिछ रहे हैं गांव में, सो दे वर्क इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो कंपनी कहती है कि जो हमारा H2 होगा, मतलब जो अभी चल रहा है हमारा, तो इसमें वहाँ से रेवेन्यू अच्छा दिखेगा, एंड अकॉर्डिंगली द ईपीसी नंबर्स विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो दिस वॉज ऑल अबाउट देयर बिजनेस सेगमेंट, है ना। और इनके नंबर्स कैसे आए हैं, तो नंबर्स अच्छे आए हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनके जो मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट आया है उसका क्या कारण है। फर्स्ट, जो अगर आप पॉलीकैब इंडिया को देखते हो ना, तो इसका जो मार्जिन है ये ओवरऑल सेक्टर में सबसे बेस्ट है, ठीक है। और इस क्वार्टर में तो अराउंड 15% के आसपास मार्जिन टच हो गया है। फॉर अ कंपैरिजन, इफ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ केईआई, तो वहाँ उसके जो मार्जिन है वो अराउंड अभी आपके 11% के आसपास है। एंड दे ऑल्सो गाइड
फॉर देयर मार्जिन्स टू बी अराउंड 10.5 to 11%, है ना। बाकी जो उनका EHV वाला प्लांट आएगा उससे जो होगा दैट वी विल सी 1 year डाउन द लाइन। एंड सिमिलरली आर केबल ने भी थोड़ा मार्जिन इंप्रूव होने की बात की है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉलीकैब, तो अभी जो इनके मार्जिन आ रहे हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म अपना जो प्रोजेक्ट स्प्रिंग है इनका, जो इन्होंने इस साल से शुरू किया है टिल FY30 तक के लिए, वहां पे जो अपने मार्जिन का गाइडेंस देते हैं ना, वो अराउंड 11 से 13% के आसपास देते हैं, करेक्ट। अब अगर जब आप इनके मार्जिन की जब आप बात करते हो तो मार्जिन कैसे इंपैक्ट होता है। सो अगर मैथमेटिकली मैं देखूँ मार्जिन, तो मार्जिन इज अ फंक्शन ऑफ क्या, एक तो आपकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, बाकी जो ओवरहेड कॉस्ट हो गया, इकोनॉमी ऑफ स्केल होगी, उन चीजों का रिप्रेजेंटेशन होगा बेसिकली एबिटा मार्जिन आपके। सो इफ यू वांट टू लुक एट द एबिटा मार्जिन, फर्स्ट आप इनके ग्रॉस मार्जिन को देखिए, है ना। तो जब आप लास्ट ईयर सितंबर में जाओगे या फिर उसके आसपास जो टाइम चल रहा था, मतलब Q2 Q3 का टाइम चल रहा था, तो वहां पे जो कॉपर प्राइसेस थे वो काफी बढ़ने लग गए थे, है ना। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये जो कमोडिटी प्राइसेस के कारण जो इम्पैक्ट आता है ये सारी कंपनीज को, सिंस इनके जो मार्जिन होते हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाते हैं वहां पे। ऑल्दो पॉलीकैब इज अ बिग कंपनी, दे आर वेरी कैपेबल ऑफ पासिंग दैट प्राइस टू द कस्टमर्स। डिस्पाइट दैट ये जो कंपनी है ये भी अपनी मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही थी उस टाइम पे। सो अभी पिछले क्वार्टर से क्या हुआ है, ये मार्जिन नॉर्मलाइज हुए हैं, मार्जिन नहीं, जो आपकी कॉपर के प्राइसेस हैं वो नॉर्मलाइज हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली लास्ट क्वार्टर में भी इनके ग्रॉस मार्जिन बढ़े थे, मतलब कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल्स था वो थोड़े नॉर्मलाइज हुए थे, है ना। सिमिलरली जब आप इनके उसी के बाद और साथ ही साथ इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, क्यों, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटीज है, सिंस जो डिमांड है ओवरऑल इंडिया में, आपकी जो रिन्यूएबल डेटा सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है Tier 2 Tier 3 और Tier 4 सिटीज में, तो इन सभी चीज़ों से जो डिमांड आ रहा है ना, एंड इवन द एक्सपोर्ट सेगमेंट, तो उसके कारण इनकी जो कैपेसिटीज वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो पा रही है। तो इन सभी चीज़ों के कारण इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है और बाकी इनको जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वहाँ से थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिला है। तो उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट हमें इनके आपके एबिटा मार्जिन पे दिखता है। एंड ऑफ कोर्स द कंपनी इज कैपेबल ऑफ पासिंग दैट प्राइस टू द कस्टमर्स। तो इसमें जैसे देखेंगे ना, जो बिजनेसेस होती है जनरली जो आपकी रिटेल सेगमेंट होती है, वहाँ पे ये लोग मोस्ट लाइकली मंथली प्राइसेस को अपने रिवाइज करते हैं, है ना। तो जैसे मैंने KEI में आपको बताया था कि वहाँ पे जो प्राइस रिवीजन होता है वो अराउंड आपका 15 डेज की बात होता है। अनलाइक दैट यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम 30 डेज पे प्राइस रिवाइज करते हैं। तो अभी जैसे अभी आप देखेंगे ना सितंबर का मंथ, तो वहाँ पे कुछ कॉपर के प्राइसेस थोड़ी बढ़ती हुई हमें दिखी थी। सो द कंपनी इज सेइंग कि अभी अक्टूबर में हमने उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया है। सो दैट इज द थिंग। तो दिस वाज अबाउट देयर मार्जिन प्रोफाइल। तो अगेन मार्जिन पे काफी अच्छा है, और सिंस जब मार्जिन इंप्रूव होते हैं ना, तो इनका ऑल्दो आपको टॉप लाइन पे आपको 18-19% का ग्रोथ दिखता है, बट जब आप बॉटम लाइन देखते हो ना, तो मैं आपको अगर आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो पैट इनका अभी 56% पे ग्रो किया है, एंड इवन इन द H1 ऑफ FY26 वो बढ़ा है आपका 53% पे। सो लास्ट ईयर जब इनके पैट पे इम्पैक्ट आता था, मतलब मार्जिन प्रोफाइल के कारण वहां पे कम हो रही थी, तो उसका एक तरह से अभी जब आपके प्राइसेस वगैरह स्टेबलाइज हो गए हैं, तो अगेन आपको पैट पे काफी अच्छा बूस्ट मिलता है। सो दिस वाज द थिंग। एंड वन मोर थिंग, अभी जैसे आप इनका ये वाला सेगमेंट देखते हो ना, EPC वाला सेगमेंट, तो जब आप EPC वाला सेगमेंट देखोगे ना, तो अभी आपको इस क्वार्टर में इनके मार्जिन दिखेंगे आपको 18% के आसपास। अब जनरली EPC जो बिजनेस होता है उसका तो इतना मार्जिन होता नहीं है ना, सिंस वो एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, काफी कंपटीशन है उस सेक्टर में। तो अभी जो इनका 18% मार्जिन आया है ना, दैट इज वन ऑफ एन इवेंट, वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए थे, तो उसके कारण कुछ इनको मतलब फायदा हुआ, तो वहां से एक क्वार्टर के लिए मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखा है, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। अगेन अगर आप हम उनको उस चीज को हटा देते हैं, तो इनका जो मार्जिन बचा वो अराउंड आपका वही 10-11% के आसपास ही रहेगा, जो ये लोग सस्टेनेबली गाइड करते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट इनका जो चल रहा है ना। अब इनके इसके अलावा मैं इनकी केपेक्स की बात कर लेता हूँ। तो केपेक्स के जो प्लान है, जैसे हमने अगेन वहाँ पे देखा था KEI इंडस्ट्रीज के बारे में, कि वहाँ पे जो सानंद वाली प्लांट इनकी आ रही है, तो ये वाला जो कंपनी है ये भी कंटिन्यूसली केपेक्स करता है। तो अगर मैं आपको लास्ट 2 ईयर का बताऊँ, तो अराउंड 700-800 करोड़ के आसपास इन्होंने लास्ट FY24 एंड FY25 में केपेक्स किया था। दैट इज द थिंग। अब इस साल से इन्होंने जो इनका नया प्रोजेक्ट स्प्रिंग लाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग बात करते हैं कि हम हर साल 1200 से लेके 1600 करोड़ का केपेक्स करेंगे ईयरली। सो इफ यू विल डिवाइड दैट इनटू क्वार्टरली बेसिस, दैट कम्स अराउंड 300 to 400 crores, and by the end of H1 FY26 they have already done around 750 crores. So again that is in line with their guidance what they are trying to achieve. So अब जब आप केपेक्स देखते हो ना, तो केपेक्स का मतलब ये नहीं है कि हमें हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ प्लांट आते हुए दिखेगा, है ना। तो मतलब अभी जो इनकी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 75% के आसपास है, तो वहाँ पे भी मार्जिन है ना। एंड कुछ प्लांट्स इनके आते रहेंगे। और अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ, तो ये जो कंपनी है किस सेगमेंट में जाने की बात करते हैं, तो इनके प्लांट्स वगैरह आएंगे, तो जो इनकी EHV सेगमेंट है ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले जो सेगमेंट है, तो वहाँ पे ये कंपनी भी टैप इन करने का कोशिश कर रहा है, जैसे जस्ट लाइक द अदर कंपनीज ऑल्सो।
तो वहाँ के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब केआई इंडस्ट्री में मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था कि वहाँ पे जो उनका जो नया वाला प्लांट बन रहा है उसकी जो टावर है, टावर में कुछ लेंथ वगैरह का इशू आया था, तो उनको कुछ टेक्नीशियन मिल नहीं रहे थे उसके लिए, सो दैट प्लांट वॉज डिलेड एंड अकॉर्डिंगली वो तो अभी नवंबर में आएगा ना, पहले वो सितंबर के आसपास आने वाला था, तो 3-4 महीने का डिले हुआ था। सो द सेम थिंग कैन बी एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो, बट द थिंग इज मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो वो वाला प्लांट है दैट इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल और उसमें कुछ डिले नहीं है। सो दैट वाज द थिंग। अब मैं इसके अलावा आपको बात करता हूँ यूएस में जो टैरिफ इशूज चल रहे हैं। सो द कंपनी इज सेइंग कि यूएस में जो इनका अभी सेगमेंट उतना ज़्यादा है नहीं, तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वहाँ पे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे कि अब अभी जैसे आप इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट देखोगे ना, तो उसका जो ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड आपका 5 to 7% के बीच में मान लेता हूँ मैं, ठीक है। बट जो इनका प्रोजेक्ट स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली गाइडेंस है इनका वो अराउंड 10% के आसपास है। सो यू वुड फील कि तो कम आ रहा है उससे, बट ये कम नहीं है। रादर क्या है ना, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक सेगमेंट होगी वहीं से डिमांड इतना ज़्यादा है, मतलब उसके कारण ऑन अ ह्यूज बेस, मतलब 80% तो वहाँ से है ना, 80-85% आपका डोमेस्टिक सेगमेंट हो गया। तो जो वो बेस है उसके कारण हमें वो डिस्पाइट 25% ग्रोइंग, जो एक्सपोर्ट है इनका वो भी 25% पे ग्रो किया है, तो डिस्पाइट दैट हमें वो एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज टर्म्स में है ना वो थोड़ा कम दिखता है। सो दैट वाज अ थिंग। नाउ अगर मैं और बताऊँ, एक और चीज़ है, जब आप ऐसी कंपनीज को देखते हो ना, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स के टर्म्स में भी आपको बात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगेन कई बार क्या होता है, कोई भी जो ग्रोथ है आपका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज द वैल्यू ग्रोथ। सो जस्ट लाइक केआई इंडस्ट्रीज, वहाँ पे भी वो लोगों ने बोला था कि अराउंड 10 से 15% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ आया है। मतलब अच्छा चीज़ है। वॉल्यूम ग्रोथ आना अगेन दिखा रहा है कि आपको वॉल्यूम से भी टॉप लाइन आ रहा है, एज वेल एज आपकी जो वैल्यू इंक्रीज है, मतलब जो प्राइस आप पास कर पा रहे हो उससे भी आपको मिल रहा है। तो सिमिलरली ये कंपनी ने भी कहा है कि हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट इज अगेन इन द डबल डिजिट, सो दैट इज अ गुड साइन। और बाकी जो ग्रोथ आया है दैट इज वाया द जो इन्होंने प्राइस इंक्रीमेंट किए हैं ना। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको छोटा सा बताऊंगा यहाँ पे कि अभी जैसे जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, तो लास्ट ईयर सिंस कॉपर के प्राइसेस वगैरह बढ़ गए थे, है ना, तो जो इस क्वार्टर में इनका वॉल्यूम ग्रोथ आया है, तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए, तो कंपनियां क्या करेगी, जल्दी से स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा। सो जो इनका लास्ट ईयर का क्वार्टर 2 था ना, वो एक हाई बेस क्वार्टर था, मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे इनके, इन्वेंट्रीज वगैरह वहाँ पे फिलअप करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने चैनल में पूरी इन्वेंट्री भर ली, है ना। तो उसके कारण वो एक हाई बेस था। उसके बावजूद इस साल इनका डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ आना एंड एज वेल एज टॉप लाइन पे भी उस चीज़ का रिफ्लेक्शन होना, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये हमें बेसिकली बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जो पूरी ओवरऑल सेक्टर में कितना अच्छा टेलविंड्स है, तभी तो सारी कंपनियां इतना बड़ा बड़ा केपेक्स कर रही है। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव मोमेंटम। सो दैट वाज अ थिंग। और मैंने सारे बातें कर लिया। हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि मतलब सिंस टैरिफ अनसर्टेनिटी है, तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई क्या इन्वेंट्री का पाइलअप हो रहा है कहीं पे, मतलब चैनल में इन्वेंट्री है। इसको आप कनेक्ट कीजिए, आपका कौन सी वो एसी वाली कंपनी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर अदर जो ईपैक ड्यूरेबल वगैरह कंपनी है, तो वहाँ पे हमने अभी नोट किया लास्ट क्वार्टर में सिंस मानसून इतना ज़्यादा हो गया था, तो पूरी इन्वेंट्री चोक हो गई है, मतलब चैनल पूरा चोक हो गया है, तो उसको खाली करने में 2-3 क्वार्टर्स लग जाएंगे कंपनियों को। तो क्या वैसा इम्पैक्ट यहाँ पे है? तो यहाँ पे कंपनियां कहती है ना, वैसा यहाँ पे कोई मतलब थोड़ा आपको सेगमेंट में थोड़ी सी चैनल में आपको चोकिंग अप दिखेगी। उसका रिफ्लेक्शन क्या है, आप इनके इन्वेंटरीज बढ़ जाएंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल डिले हो जाएंगी, है ना, तो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। बट द कंपनी इज सेइंग इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड में कोई स्लो डाउन है, रादर ये इसलिए है क्योंकि H2 इनका हैवी होता है, तो कंपनियां डिमांड को देखते हुए अपने चैनल को बूस्ट कर रही है ताकि वो आगे जाके उस मतलब बेसिकली अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाए, है ना, बेसिकली सेल कर पाए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इसके अलावा जो एफएमसीजी सेगमेंट है ना, वहाँ पे सभी हमारे इंडिया में मानसून वगैरह काफ़ी ज़्यादा आया था, मतलब और फोरकास्टेड भी है कि ये साल मानसून ज़्यादा है, और अभी तो दिखा भी है हमने, है ना, तो उसके कारण जो फैंस वगैरह की सेल है वो उतनी ज़्यादा हुई नहीं है। सो दैट इज अ थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। बट अगेन वो शॉर्ट टर्म का है, कंपनी उसको बढ़ाने वाला देख रही है, और वैसे भी ओवरऑल जो थीम ऑफ मतलब पूरी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वहाँ पे तो 5% ही कंट्रीब्यूट करता है ना, तो दैट इज अ थिंग। बाकी मैंने ग्रॉस मार्जिन के बारे में बात कर लिया है। और इसके अलावा जो कंपनी है ना, ये जो आपका डिफेंस सेगमेंट में भी कुछ काम करता है, ये लोग कुछ केबल्स वायर सप्लाई करता है। फिर इनका एक ब्रांड है अटीरा करके, जो आपके टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में देते हैं वहाँ पे, मतलब बेसिकली एक ब्रांड है जो सेल करता है पॉलीकैब इंडिया, है ना, तो वहाँ से भी अच्छा डिमांड दिख रहा है। तो बेसिकली अगेन कि अब आप ये सोचिए कि टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में किस तरह की डिमांड आ रही होगी।
वहाँ पे तो आपकी पूरी रियल एस्टेट की डिमांड है ना। दैट इज अगेन एक साइन हमें इस तरह से दिखता है कि मतलब दिस इज अगेन कंपनी आपको ये बता रही है कि रियल एस्टेट की कितनी डिमांड है कंट्री में, है ना। सो अगेन वहाँ से आप चाहो तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के भी कनेक्ट कर सकते हो जो अफोर्डेबल सेगमेंट में है। सो दैट इज द थिंग। और बाकी जो इनका केपेक्स हो रहा है उस पर आप जो कंपनी कहता है कि आप जो ऐसे टर्नओवर देखोगे ना, मतलब मैंने मान लीजिए 1200 पॉली का आप लगाई इस साल, तो उसके ऊपर 1 से 1.5 साल के गैप के बाद कुछ मतलब क्योंकि प्लांट लगने में कुछ समय भी तो लगेगा, तो उस गैप के बाद जब वो प्लांट आ जाएगा तो उसका जो पीक रेवेन्यू यूटिलाइजेशन है जो रैंप अप होने के बाद, तो आप 4x से 5x मानिए, मतलब एसेट टर्नओवर जो है मतलब कितने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 4x से 5x है, मतलब 1200 करोड़ के केपेक्स में वो अराउंड 48 से लेकर 6000 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग आई थिंक आई हैव। और बाकी जो इनकी कैपेसिटीज वगैरह है वो फंजिबल होती है। फंजिबल होती है कहने का मतलब जो केपेक्स इनके होते हैं ना प्लांट, मतलब उसी प्लांट से आप चाहो तो केबल्स बनाइए, उसी प्लांट से आप वायर्स बनाइए, उसी प्लांट से आपको स्पेशल ड्यूटी वाले आपको ये डिफेंस वगैरह के लिए जो बनाने होते हैं केबल्स वो बना सकते हैं आप। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और बाकी अगर मैं इनके वो आपको वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात करूंगा, तो जैसे अभी इनका आई थिंक 44 या 45 के आसपास पीई चल रहा है। और जिस तरह का अगर इनका ग्रोथ का मैं लूँ गाइडेंस, तो ये लोग कहते हैं कि ओवरऑल हम इंडस्ट्री से 1.5 से लेकर 2x के बीच में ग्रो करेंगे। सो अराउंड आप मान लीजिए 20% के आसपास इनका टॉप लाइन आएगा। और अगर मैं उसके 15% आपके एबिटा मार्जिन पे इनका पैट कैलकुलेट करूंगा और उसके बेसिस पे अगर हम इनका फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो अराउंड वही 40 से 45 के बीच में ही रहता है।